कई कुरूप हुए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में नाम कमाया, इतना नाम कमाया कि लोग उनकी कुरूपता भूल गए, उनके काम को याद रखने लगे। मैंने कुरूपों से प्रेरणा ली। मुझ जैसी कंकाल लोगों को जीवनदान दे रही है, सोचकर शांति मिलती है। सच कहूं तो बुराई सुनना मेरे बहुत काम आया। बुराई सुनने से सहन शक्ति बढ़ती है। वक्त वक्त की बात है, पता नहीं किसने सबसे पहले कहा होगा। सरस को लग रहा है जिसने भी कहा होगा उसके तारतम्य में कहा होगा। सरस के लिए वक्त ऐसी गुत्थी बन गया है जिसे सुलझा लेने का कौशल उसके पास नहीं है। एक वक्त था जब रूप रंग के दर्प में खुद को सवे सर्वा मानती थी। एक वक्त है जब इस तरह पिटी हुई लग रही हैं जैसे वक्त ने 4 पन्नी रसीद कर दी है। एक वक्त था जब विज्ञान स्नातक प्रथम वर्ष की मगरूर छात्रा थी। एक वक्त है जब दिल्ली के विख्यात हार्ट केयर एंड रिसर्च सेंटर के आवंटित रूम में प्यादा बनी बैठी है। लग रहा है वक्त ने पूरी तरह ठग लिया है। वे तारीखें आती हैं जिनके लिए हम चाहते हैं न आए। उसका व्यवसाय पति जय व्यवसाय में, वह गृहस्थी में मुब्तला थी कि वक्त एकाएक विभत्स हो गया। वक्त ने विभत्स होने के लिए मध्यरात्रि को चुना। तेज खांसी और सांस में अवरोध से जयपस्त हुआ जाता था। खांसी थम नहीं रही थी। बेचैनी, घबराहट, घुटन से भली प्रकार सांस नहीं आ रही थी। दोनों विवाहित बेटियां अपना संसार रोशन कर रही हैं। बेटा बाहर पढ़ रहा है। ड्राइवर को कॉल कर सरस जय को किसी तरह अस्पताल ले गई। छोटे नगर रतनपुर में न पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं न दक्ष चिकित्सक। चिकित्सकों ने आरंभिक उपचार करते हुए 2 टूक कहा, शीघ्र दिल्ली ले जाना होगा। घातक वक्त। जय दिल्ली के हार्ट केयर एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कर लिया गया। अस्पताल के कपड़ों में जय का मरीज वाला हुलिया देख सरस को लगा चेतना खो देगी, पर चेतना कठोर होती है। भीतर न जाने कौन सी मजबूती होती है जो चेतना को खोने से बचा लेती है। सरस की नसों में कंपन है। जय उसे चलाचली के मुहाने पर नजर आ रहा है। दूसरे दिन से जांच शुरू हो गई। जांच के लिए जय व्हील चेयर से कई कक्षों में ले जाया जाता। भय से या पीड़ा से सुस्त होकर लौटता। सरस को लग रहा है अस्पताल आकर मरीज और उसके परिजन कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाते हैं। रिपोर्ट ने सरस की स्फुलिंग खत्म कर दी। जय के हृदय का एक वाल्व बदला जाएगा, एक रिपेयर होगा। सुबह हार्ट स्पेशलिस्ट हेड सर्जन समूह के साथ कक्ष में आए। उनके नरम व्यवहार से मरीज की आधी बीमारी दूर हो जाती है। उन्होंने ध्वस्त सी बैठी सरस से कहा, न घबराएं, यहाँ कई ऑपरेशन रोज होते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। कल सुबह 10 बजे सर्जरी होगी। शाम को मेरी वाइफ राउंड पर आएंगी, कुछ निर्देश देंगी। शाम को अपना विलक्षण रुतबा लिए सभी 4 से शगुन राउंड पर आए। यही वक्त था जब वक्त पीछे लौटकर सज्जनपुर के कन्या महाविद्यालय में पहुंच गया। सरस चकमा खा गई। शगुन, इतनी बड़ी सर्जन, इसे तो वह कंकाल कहती थी। देह और चेहरा परिष्कृत भराव लेकर ऐसा रसूख वाला लग रहा है कि मिलान करना कठिन है कि ये वही रूखी सूखी शगुन है। सरस का बदन सूख गया। जय गलत जगह आ गया है। जय उसका पति है जानकर शगुन उपचार को भरपूर बदला निकालने का अवसर बना सकती है। शगुन इस तेजी से जय के बेड के समीप गई जैसे मरीज के अलावा परिदृश्य से प्रयोजन नहीं रखती है। उसने अपने साथ आए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को कुछ निर्देश दिए। जय की हथेली थपक कर बोली, आप ठीक हो जाएंगे। वापस लौटते हुए उसकी नजर सरस की उड़ी रंगत पर पड़ी। जरा सा ठिठकी। यह तो कॉलेज की परम सुंदरी है जो खुद को प्रधान समझती थी। देह में चर्बी चढ़ गई है, अनोखी अदा ढल गई है, चेहरे में कतरता है, पर बदलाव इतना नहीं है कि पहचानी न जाए। सरस, तुम? शगुन, ये मेरे पति ठीक हो जाएंगे न? हाँ, हम डॉक्टर सिसिलिया यहाँ हैं, अभी राउंड पर हूँ। शगुन तेजी से चली गई। सरस इस तरह लत हो गई मानो समझ खो दी है। शगुन के विराट रूप के सामने बेहद लग रही है। उसने जय को देखा। चेहरे में अंतिम मियाद वाली पीड़ा और भय है। जीवन भर के मोह, प्रलोभन, स्वप्न एक प्रश्न पर आकर सिमट गए हैं। ओटी से सलामत वापसी करे गया। जय ओटी में है। सरस लॉबी में आकर बैठ गई। यहाँ ऑपरेशन वाले मरीज से संबंधित सूचनाएं अनाउंस की जाती हैं। तरतीब से लगी कुर्सियों में मरीजों के परिजन बैठे हैं। लॉबी में भव्यता, शांति, ठंडक है। सरस को भव्यता भयभीत कर रही है, शांति अशांत बना रही है, ठंडक नसों को ठंडा किए दे रही है। ईश्वर से जय के लिए कल्याण मांगती देर तक बैठी रही।
जब बैठना कठिन लगने लगा, चहलकदमी करते हुए लॉबी के उस कोने में चली गई जहां 4 बड़े टीवी लगे हैं। बाईपास, पेसमेकर, वॉल्व सर्जरी, एजियोप्लास्टी जैसी शल्यक्रिया की रील्स टीवी पर चल रही है। लाल रुधिर और लब धड़कते हृदय को देख उसकी धड़कनें हलक में आ गईं। लगा अस्पताल चक्रव्यूह या मायालोक है जहां से कभी नहीं निकल सकेगी। उसने आखिरी सहारे के रूप में भगवान को याद किया। जय की सर्जरी के पेपर में उसने दस्तखत कर दिए हैं। यदि शगुन के प्रतिशोध के कारण जय उठती से जीवित न लौटा तो समाज या कानून को कोई खबर नहीं होगी कि वो शगुन के द्वारा की गई भर्रेशाही के कारण जीवित नहीं लौटा है। छोटा सा शब्द सॉरी शगुन को दोषमुक्त सिद्ध कर देगा। सरस को अपनी सुंदरता और शगुन की निपुणता याद आई। अपनी मक्कारियां उसका मनोबल याद आया। अपने गुनाह उसकी सूझबूझ याद आई। पेचीदा विगत को याद करते हुए उसकी दशा ऐसी हो रही है जैसे लंबी यात्रा की थकी यात्री है। वक्त पीछे लौटते हुए सज्जनपुर के कन्या महाविद्यालय में जा पहुंचा है। सरस और शगुन, विज्ञान स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राएं। सरस अपने रूप रंग के कारण चर्चा में थीं। तीसरी पंक्ति की बेंच में गुमशुदा सी बैठी रहने वाली शगुन गुमशुदा ही रहती यदि रसायन शास्त्र की प्राध्यापिका गौरी मैडम न पूछती 11वीं में कितनी छात्राओं की फर्स्ट डिवीजन है। उन दिनों 12वीं नहीं था, 11वीं की बोर्ड परीक्षा होती थी। 4 छात्राएं खड़ी हुई जिनमें सबसे अधिक की प्रतिभागिता नहीं करती थी। कॉलेज में वार्षिक गतिविधियां हो रही थीं। सरस ने वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए घर में ट्यूशन पढ़ाने वाले गुरु से स्पीच लिखवा कर रख ली। गर्मजोशी से प्रस्तुति दी। सभी प्रतिभागियों के विचार सुन लेने के उपरांत संचालक ने कहा, विषय के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा गया पर सम्यक दिशा में बात नहीं हुई है। कोई छात्रा उठाए गए बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहे तो मंच पर आ सकती है। शगुन का इरादा न था पर विपक्ष के कुछ बिंदुओं से अतिरंजित लगे। वह सहसा मंच पर आ गई। सरस ने परिहास किया, कंकाल होने के लिए माइक के सामने खड़ी है। जोश में बोलने के लिए शरीर में चर्बी होनी चाहिए। प्रतिशत शगुन का था। अब 100% का दौर है। तब 4-6 विद्यार्थी ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे। इन्हें अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने लायक माना जाता था। गुड सेकंड भी एक डिवीजन होता था जो 100% के बीच का था। गौरी मैडम ने शगुन को शान से देखा। बढ़िया शगुन, विद्यार्थी अच्छे हो तो पढ़ाने में मजा आता है। अचंभा, झिझकी से दिखने लगी शगुन अलग ही उग्र भाव में थी। उसने विपक्ष में बोलने वालों के जो बिंदु काटे उनमें सबसे अधिक बिंदु सरस के थे। शगुन को प्रथम स्थान मिलना सरस के लेखे में पतन वाली बात थी। वह शगुन को लक्ष्य बनाने लगी। अगले दिन कक्षा में प्रविष्ट होते हुए शगुन ने देखा ब्लैक बोर्ड में कंकाल का चित्र बना है जिसके ऊपर प्रतिशत लिखा है। सरस सोच रही थी शगुन हंगामा करेगी पर वह शिष्टाचारी भाव में अपनी बेंच पर बैठ गई। सरस ने सुनाया, भगवान ने मुझे कंकाल बनाया होता तो मैं आत्महत्या कर लेती। बगल की छात्रा ने कहा, कंकाल मातृदेवी से शिकायत कर देगी तो सरस तुम्हें केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में 0 मिलेगा। प्रवचन चलता रहता लेकिन वनस्पति शास्त्र के सर आ गए। कंकाल को देखा, किसकी शरारत है। कक्षा में मौन। कंकाल के साथ प्रतिशत लिखा है। प्रतिशत किसके हैं। शगुन खड़ी हो गई। सर मेरे, तो ये तुम्हारा कार्टून बनाया गया है। बताओ किसकी शरारत हो सकती है। शगुन सरस का प्रताप बता देना चाहती थी पर उसके अंतःकरण में अच्छे इंसान वाली शुद्धता थी। जिसके शरीर में कंकाल नहीं होगा उसने बनाया होगा। बताएं सर, हम बिना स्केलेटन के जिंदा रह सकते हैं। सर को शगुन धीरज वाली लगी। छात्राओं को सरसरी तौर पर देखते हुए बोले, किसी का मजाक बनाना अच्छी सोच नहीं है। शगुन ने सराहना की। सर, कंकाल का डायग्राम कमाल का है। बनाने वाली ने मेहनत से बनाया है। सरस तिलमिला गई। कंकाल आदर्श बनने चली है। सर के गमन करते ही बोली, कुछ लोग मोटी चमड़ी के होते हैं, अपमान अनादर सह जाते हैं, इसे अतिरंजना कहें या विकार की। शगुन को देखते ही सरस के भीतर आतिश भर जाती थी। कंकाल को हीन बनकर रहना चाहिए पर उसके मुकाबले पर आना चाहती है। शगुन कॉलेज परिसर, क्लास, कैंटीन, लैब, लाइब्रेरी जहां भी होती, सरस उसकी ओर संकेत कर कानाफूसी या हंसी ठट्टा करती। उसने शगुन के समूह की तीनों छात्राओं को उकसाया, तुम लोग कंकाल से अपने दिमाग के लिए पोषण लेती हो क्या। एक ने कह दिया, हाँ इसीलिए हम तीनों शगुन के साथ रहते हैं। जिसे मुफ्त के समोसे आलू बंडे खाने हो तुम्हारे साथ रहें।
सरस, पढ़ने में थोड़ा समय लगाया करो, एग्जाम होने वाले हैं। शगुन निष्प्रभ बनी रहती। सरस को लगता उसकी अवहेलना कर रही है, बल्कि उसकी उपस्थिति को अमान्य कर रही है। प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए, प्रिपरेशन लीव हो गई। वनस्पति शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षा में आया युवा एक सटर्नल एग्जामिनर रसिक मिजाज का था। सरस की मोहिनी सूरत पर मोहित हो गया। वर्णमाला के अनुसार सरस और शगुन की सीट समीप थी। वाइवा में सरस से विषय संबंधी प्रश्न पूछ इधर उधर की बातें करते हुए आंखें उसके चेहरे पर चस्पा किए रहा। शगुन से कई प्रश्न पूछे, उसने सम्यक उत्तर दिए। अद्भुत बात थी, शगुन की तरह सरस को भी में अंक दे गया। वार्षिक परीक्षा फल अनुमानित ही था। शगुन ने सर्वाधिक अंक अर्जित किए, सरस सभी विषयों में अनुत्तीर्ण। उसके पिता समझ गए उसमें विज्ञान पढ़ने की योग्यता नहीं है। बीए में प्रवेश दिला दिया कि किसी तरह स्नातक हो जाए तो विवाह कर दें। सरस को विज्ञान की सहपाठी से ज्ञात हुआ शगुन ने पहले प्रयास में पीएमटी निकाल लिया है। सरस वक्रोक्ति कंकाल ठीक जगह पहुंच गई। इतनी दुर्बल है कि उसे जीवन भर दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। अपना इलाज खुद कर लिया करेगी। बीए पूरा करते ही सरस का विवाह रतनपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी के पुत्र जय से हो गया। 3 बहनों के बाद मुंह मांगे इकलौते पुत्र जय की शान शौकत थी। जय उसके रूप की जय जयकार करता। सरस फूले न समाने वाले भाव में होती। सोचती थी बिजनेसमैन बही खाते पढ़ना ही जानते हैं, पर तुम्हें सराहना करना आता है। बही खाते ही जानता समझता था। तुमसे मिलकर लगा जिंदगी को बही खाते की तरह नहीं, जिंदगी की तरह जीना चाहिए। समझी नहीं, अब समझ में आ रहा है जिंदगी में कितने रंग, स्वाद, खुशबू होती है। वह सुनहरा वक्त है। पौष्टिक खाकर सरस की देह का भूगोल बढ़ गया। 2 पुत्रियों 1 पुत्र का जन्म हो गया। पिता के निधन के बाद जय व्यवसाय में अस्त व्यस्त हो गया। बातों के विषय बदल गए। बच्चों की शिक्षा, व्यावसायिक पैंतरे, अम्मा की बीमारी, रूप की बातें खत्म होगी। अपनी गति नीति तय करते हुए वक्त लंबी दूरी नाप कर दिल्ली के हार्ट केयर एंड रिसर्च सेंटर में ठहर गया है। लॉबी में मरीजों से संबंधित सूचनाएं ठहर ठहर कर घोषित हो रही हैं। संबंधित मरीज के परिजन सूचना के आधार पर आवाजाही कर रहे हैं। जय की सूचना नहीं मिल रही है। सरस मुहताज की तरह बैठी है। पापी मन में संशय उठ रहे हैं। यदि शगुन मौका प्रस्त निकली, जय को कुछ हो गया तो रेडीमेड गारमेंट्स के इतने बड़े व्यवसाय का क्या होगा। बेटा अभी सक्षम नहीं हुआ है। ये शाम 7 का वक्त है। जय को आईसीसीयू में शिफ्ट किए जाने की घोषणा हुई। उसे घोषण सांद्र अंधेरे के पार उदित हो रहे उजास की तरह लगी। चौथे दिन जय को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान शगुन ने उससे कोई संपर्क नहीं किया। दोपहर में मुस्कुराते से मुख वाली सिस्टर तनकम्मा रूम में आई। हंसकर सरस को नमस्कार किया। मैडम, आप शगुन मैडम की क्लासमेट हो। हाँ, हम दोनों। मैडम का ऑर्डर है, मिस्टर जय की स्पेशल केयर करनी है। यहाँ अच्छी केयर हो रही है। शगुन मैडम और धनंजय सर बहुत होशियार हैं। इन दोनों के कारण हॉस्पिटल फेमस हो गया है। शगुन मैम जिस पेशेंट को हाथ लगा दें, समझो ठीक हो गया। प्रतिस्पर्धा का कोई कतरा शायद अब भी भीतर पड़ा था कि सरस ने पूछ लिया, सैलरी बहुत मिलती होगी। पैकेज 1 करोड़ है। उनकी कैपेबिलिटी के सामने यह पैकेज कुछ नहीं है। कुछ लोगों का टाइम पैसे से अधिक कीमती होता है। ट्रीटमेंट करने विदेश जाती रहती हैं। आपका लक अच्छा है कि दोनों यहाँ हैं। तनकम्मा शगुन की प्रभुता का इस तरह बखान कर रही थी मानो ये उसका व्यक्तिगत गौरव है। सरस को लगा भुरभुरी धरातल पर खड़ी है। सोचती थी कंकाल से कोई विवाह नहीं करेगा, पर प्रेजेंटेबल और दमदार लगने वाले डॉक्टर धनंजय उसके पति हैं। अब तक जय की फिक्र प्रबल थी। जय से अलग कुछ सोच नहीं पा रही थी। अवचेतन पर पड़ते दबाव के कम होने पर पृथक सोचने लगी। वह वस्तुत शगुन के सामने खड़े होने की भी औकात नहीं रखती है। शगुन विराट रूप में है। शगुन से नजर मिलाकर बात करने का बल उसमें नहीं है। शाम को शगुन और धनंजय आ गए। जय से हाल चाल पूछकर इत्मीनान से बैठ गए। शगुन ने आत्मीयता दी। सरस, आज मैंने धनंजय से कहा थोड़ा वक्त निकालो, मुझे अपनी क्लासमेट से खूब बातें करनी है। मेडिकल में जाने के बाद मैं सबसे कट गई थी। झिझक बहुत है, पर सरस को शगुन ने इतनी अपरिहार्य लगी कि जी चाहा उसके चरण छू लें। शगुन, तुम्हें किस तरह धन्यवाद दो, जरूरत नहीं है। हम दोनों ने अपनी ड्यूटी की है। लग रहा है जैसे तुम जय की प्राण रक्षा के लिए डॉक्टर बनी हो। धनंजय ने सूत्र पकड़ लिया। सरस जी, आप ठीक कहती हैं।
शगुन की सूरत देखते ही मरीज को अभ्यदान मिल जाता है। मुझे तो इनके बिना 2 कदम चलने में कठिनाई होती है। शगुन खुलकर हंसी। सरस को लगा उसी तरह खिल्ली उड़ा रही हैं जैसे वे उड़ाती थी। मनुष्य अपने भीतर के भावों से नहीं छूट पाता है। सरस मेडिकल में धनंजय कई सुंदरियों की पहली पसंद थे। मुझ कंकाल में पता नहीं क्या देख लिया है कि अगर मुझसे शादी करेंगे। सरस के चेहरे में